हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मोलवीड्स प्रोजेक्शन। यह एक रूढ़ प्रक्षेप है जिसे हम कन्वेंशनल प्रोजेक्शन भी कहते हैं और इसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनाने के लिए किसी भी प्रकार की लाइट का प्रयोग या प्रकाश का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कुछ मैथमेटिकल गणनाएं करते हैं और उसी गणनाओं के आधार पर हम अक्षांश देशांतर रेखाएं के सहारे इस प्रक्षेप की रचना करते हैं। शुरुआत जो है इसकी प्रक्षेप की वो कार्ल ब्रैंडन मोलविट ने 1805 में की थी और उन्हीं के नाम के आधार पर इस प्रक्षेप का नामकरण यानी कि मोलविट्स प्रोजेक्शन इसे कहा जाता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ ए मोलविट्स प्रोजेक्शन व्हेन द RF इज 1/200 मिलियन एंड द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल इंटरवल इज 30 डिग्री। एक मोलविट प्रोजेक्शन की रचना कीजिए जिसका मापक 1 अनुपात में 200 मिलियन है तथा जिस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अंतराल 30 डिग्री है। तो सबसे पहले जैसा कि हम सभी प्रक्षेप में करते हैं, इस प्रक्षेप में भी हम रेडियस निकालेंगे उस ग्लोब का जिसके आधार पर के हम इसकी रचना करने वाले हैं और उसका फार्मूला रहता है RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन गुना में एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ। RF है हमारा इस केस में 1/200 मिलियन, तो हमने यहाँ से लिया है तो ये हो जाएगा 1/200 मिलियन गुना में 640 मिलियन जो कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है, उससे हम गुना कर देंगे तो हमारे जो ग्लोब का अर्धव्यास है वो आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। मोलविट प्रोजेक्शन में दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हम दो एरियाज को इसमें यूज करेंगे। एक एरिया होता है स्फीयर का, यानी कि जैसे फुटबॉल होती है, ग्लोब होता है, तो ऐसी चीज़ों का चारों तरफ का जो एरिया है उस पूरे एरिया को कहते हैं स्फीयर का एरिया। जैसे ग्लोब का हम निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है 4πr²। दूसरा हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है सर्कल का। सर्कल का इसलिए कि हम जब प्रक्षेप की रचना करेंगे तो हम ग्लोब के आधार पर पहले एक सर्कल बनाते हैं इस प्रक्षेप में और किसी भी सर्कल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। अब हमने दोनों आर अलग रखे हैं, इसका स्मॉल आर है ये ग्लोब के लिए है और ये कैपिटल आर है ये हमारे सर्कल के लिए है। सर्कल हम प्रक्षेप का बेस बनाने के लिए शुरू में इस्तेमाल करेंगे और ग्लोब जो है उसके आधार पर हम इस प्रक्षेप की रचना करेंगे तो उसका रेडियस कहलाएगा स्मॉल आर और कैपिटल आर कहलाएगा आपका रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि हम शुरुआत में लगाएंगे और वो जो सर्कल लगेगा वो दर्शाएगा 90 डिग्री ईस्ट से लेकर के 90 डिग्री वेस्ट की देशांतर रेखाओं को। तो यानी कि ग्लोब का ठीक आधा, क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट से अगर 180 डिग्री वेस्ट तक हम कोई चीज़ दिखाते हैं तो वो पूरे ग्लोब को कवर करती है, लेकिन हम जो सर्कल जिससे शुरुआत करने वाले हैं इस प्रक्षेप की वो 90 डिग्री ईस्ट से 90 डिग्री वेस्ट के बीच में ड्रॉ किया जाएगा, यानी कि ठीक आधा भाग होगा हमारे ग्लोब का। तो ग्लोब का ठीक आधे भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला तो था πr²। आधे ग्लोब का निकालेंगे तो हम इसको 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आधे ग्लोब का क्षेत्रफल यानी कि स्फीयर जो होता है उसका आधे का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो वो होना चाहिए 2πr², यानी कि ठीक आधा हो जाएगा उससे। अब हमें क्या है कि स्मॉल आर पता है हमें, ठीक है, पाई की वैल्यू पता है हमें, 4 और 2 उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक्चुअल में वो सर्कल लगाने के लिए उसके रेडियस की ज़रूरत है, यानी कि हमें अब कैपिटल आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो पहले हमारे पास एक तरफ दिया हुआ है आधा ग्लोब यानी कि 2πr², इसकी सारी वैल्यू हमारे पास है, 2 हो गया, पाई की जगह 22/7 हो जाएगा, आर की जगह पे 3.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 2πr² की वैल्यू निकाल पाएंगे और ये किसके बराबर होगा, वो उस सर्कल के बराबर जो आधा सर्कल हम लगाने वाले हैं। आधा सर्कल का मतलब है आधी पृथ्वी के लिए 90 डिग्री ईस्ट से 90 डिग्री वेस्ट के लिए एक सर्कल से जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं प्रोजेक्शन का जो सर्कल है उसको सर्कल को लगाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। क्योंकि वो आधा है, आधे का मतलब 90 डिग्री ईस्ट से 90 डिग्री वेस्ट तक है, तो आधा ग्लोब हमारा जो है उसका क्षेत्रफल और जो हम सर्कल लगाने जा रहे हैं उन दोनों का क्षेत्रफल एक समान होगा। इसलिए हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेते हैं कि 2πr² यानी कि आधे ग्लोब का स्फीयर का क्षेत्रफल बराबर है सर्कल के जो कि पूरी पृथ्वी का ठीक आधे भाग के बराबर हम लगा रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री ईस्ट से 90 डिग्री वेस्ट के बीच में,
और स्फीयर को निकालने का फार्मूला होता है पाई, बड़े वाला आर हमने लिखा है कैपिटल आर, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे सर्कल का रेडियस बताएगा। तो हमारे पास बाकी सब वैल्यू तो हैं, कौन कौन सी, 2 है, पाई है, आर है, फिर पाई की वैल्यू है, ये वाला आर हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि पाई को पाई से काट देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ पाई है बराबर, तो इस पाई को इस पाई से हमने काट दिया, तो बाकी बच गया आपका 2r² बराबर है आर स्क्वायर। अब हम आगे क्या करेंगे कि ये दोनों के ऊपर जो स्क्वायर लगे हुए हैं अगर हम इसको हटा दें तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब दोनों तरफ आर के ऊपर भी स्क्वायर है और इस कैपिटल आर के ऊपर भी स्क्वायर है, इन दोनों को तो आप आपस में काट सकते हैं, लेकिन ये जो 2 है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो अब हमें इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 जो है उसको तो अंडर रूट में रखना पड़ेगा क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं था हमारे पास। तो 2 को तो अंडर रूट में कर दिया, आर के ऊपर से स्क्वायर की वैल्यू हटा दी और इस आर के ऊपर से भी वैल्यू हटा दी। तो अब हमारे को आर कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि जो रेडियस ऑफ सर्कल लगाना है हमें ग्लोब की अपने मोलविड प्रोजेक्शन की स्टार्ट करने के लिए, वो आर की वैल्यू हमें इस तरीके से पता चलेगी। कैसे, अंडर रूट 2 गुना में आर, आर की वैल्यू है 3.2। तो अब अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 इसकी। तो 1.414 गुना में आर लिखना है, आर की जगह पे हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर, यानी कि उस सर्कल, यानी कि इस आर की वैल्यू हो गई, इस सर्कल के रेडियस की वैल्यू 4.52 सेंटीमीटर, 4.52 सेंटीमीटर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से पूरी कैलकुलेशन को देख लें ताकि जो है आपको बाद में इस प्रक्षेप को बनाते वक्त किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। दूसरा हमें इसमें एक गणना और करनी पड़ेगी। जैसे हमने मर्केटर प्रोजेक्शन में देखा था कि हम जो है प्रत्येक लैटिट्यूड के लिए एक अलग अलग कैलकुलेशन करते थे, प्रत्येक अक्षांश के लिए कितनी कितनी ऊंचाई पर लगाने हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम मोलविड प्रोजेक्शन के अंदर भी हर लैटिट्यूड को लगाने के लिए, हर अक्षांश का गैप बनाने के लिए हम एक कैलकुलेशन करते हैं, वो टेबल से बनाते हैं। तो एक टेबल जो है वो आपको पहले से दी जाएगी, उस टेबल के अनुसार 30 डिग्री के लिए अगर आपको एक अक्षांश रेखा ड्रॉ करनी है तो आपको करना पड़ेगा इस वैल्यू को, यानी कि 0.571, ये वैल्यू आपको टेबल में मिल जाएगी 0.571 की, गुना में आर, आर का मतलब है 3.2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा जो 30 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी, चाहे वो उत्तर में हो चाहे वो दक्षिण में हो, वो होनी चाहिए 1.83 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, फिर हमें 60 डिग्री के ऊपर लेना है। 60 डिग्री पर आपको ये करना है 1.0783 इंटू 3.2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 3.45 सेंटीमीटर। तो ये गैप भी जो है ये हमारा भूमध्य रेखा से है और ये गैप भी हमारा भूमध्य रेखा से था। तो 30 डिग्री के लिए रहेगा 1.83 लगभग, और 60 डिग्री के लिए रहेगा 3.45 सेंटीमीटर, और 90 डिग्री के लिए ये रहेगा 1.414 इंटू 3.2 इज इक्वल टू 4.52 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको जो है तीन जो अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण में लगानी है हमें, उनके जो बिंदु हैं वो आपको इस गैप के ऊपर भूमध्य रेखा से प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अब हमें एक ऐसा सर्कल लगाना है जो सर्कल जो है हमारी प्रोजेक्शन की शुरुआत करेगा। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम वो क्लिक करते हैं। अब ये देखिए, ये जो सर्कल हमने लगाया है ये हमने लगाया है 4.52 सेंटीमीटर के प्रकार को खोलते हुए, और इसकी गणना जो है वो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखा दी थी कि कैसे हमने ये कैपिटल आर यानी कि जो सर्कल होता है उसका अर्धव्यास कैलकुलेट किया था। तो वो हमारा उत्तर आया था 4.52 सेंटीमीटर। तो उतनी प्रकार खोलते हुए आपने ये सर्कल लगाना है। ये आपको 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को दर्शाता है, और ये एक सर्कल के रूप में रहता है। इसके बाद हम एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी थी उसको क्रॉस करते हुए आर पार निकालनी है। काफ़ी हिस्सा थोड़ा सा जो है हमें ध्यान रखना है कि इसकी इस तरफ भी निकालना है और इस तरफ भी हमें कुछ हिस्सा निकालना है, क्योंकि अभी हमें ये 90 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट मिला है, हमें इसको 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक बढ़ाना है। इसके बाद हम नॉर्थ साउथ की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये भी वहीं हमारी प्रकार की नोक के बीच से निकलेगी। ये नॉर्थ पोल को बताएगा और ये साउथ पोल को बताएगा। अब इसके बाद हमें जो है अक्षांश रेखाओं के निशान लगाने हैं, जो मैंने एक टेबल की फॉर्म में आपको बताए थे। ये पहला निशान जो है वो कितनी दूरी पर लगेगा, दूसरा कितनी पर और तीसरी कितनी पर। उस टेबल से हम वो वैल्यू उठाएंगे, और 1.83 थी जैसे पहली वैल्यू, तो यहाँ से हमने 1.83 की वैल्यू को उठाया और यहाँ पर निशान लगा दिया। और फिर हमने 3.42 की वैल्यू आई थी उसको लगाया यहाँ पर, और फिर हमारी आई थी 4.52, तो वो तीसरा निशान हमारा ऑटोमेटिकली
जहाँ पे सर्कल खत्म होता है, सर्कल भी 4.52 पे है और हमारा जो 90 डिग्री है वो भी 4.52 सेंटीमीटर पे आएगा। यही 3 निशान हम नीचे की तरफ इतने इतने गैप पर ही लगा लेंगे। अब हमें जो है इस लाइन को एक अक्षांश रेखाओं के रूप में बदलना है। ये हमें निशान मिले हैं अभी, इनके आधार पर हमें अभी अक्षांश रेखाओं को बनाना है। तो इसके लिए ये लाइन लगा दी हमने। इसका तरीका ये रहता है कि जितनी प्रकार आपने यहाँ खोली थी इतनी ही प्रकार आप यहाँ से खोल करके एक यहाँ निशान लगा लें और यहाँ से प्रकार खोल के यहाँ निशान लगा लें, और तीनों निशानों को मिलाते हुए आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल ड्रॉ हो जाएगी। वरना कई बार ये लाइन थोड़ी सी इधर नीचे या थोड़ी सी ऊपर किसी तरफ में जा सकती है। इसी तरीके से फिर आप इस लाइन को भी यूं ही कि इतना गैप लेते हुए यहाँ से इतने गैप पर और यहाँ से इतने गैप पर एक लाइन के 3 निशान लगा लें, 1 2 और 3, और फिर इसको मिला दें। दक्षिण में भी हम ऐसे ही मिला देंगे। ये देखिए, तो ये आपकी अब अक्षांश रेखाएं जो है ड्रॉ हो गई। अभी इनकी लंबाई कितनी होगी वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो बेस है वो तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि देशांतर रेखाओं के लिए इसमें निशान हमने कैसे लगाने हैं। तो देशांतर रेखाओं के निशान लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा हिस्सा है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कि 4.52 था, इतने हिस्से को आप किसी एक अन्य कागज पर ले लें और उसको 3 ठीक बराबर हिस्सों में बांट दें। क्योंकि हमारा अंतराल 30-30 डिग्री का है और ये जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है, तो हम इस 4.52 को अगर हम इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट दें प्रकार की मदद से, तो आपको वो 3 हिस्से मिल जाएंगे। प्रकार से आप उस एक हिस्से के बराबर उठाएं और यहाँ पर निशान लगा दें, एक निशान, दूसरा निशान, तीसरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। और इतनी ही प्रकार खुली रखते हुए आपने 3 निशान और बाहर की तरफ भी लगाने हैं। ये ऐसे, ये 90 डिग्री तक आ गया, ये 120, 150 और 180, ये आपने वेस्ट के लिए लगाए हैं। ठीक यही निशान आप ईस्ट की तरफ भी इसी प्रकार से लगा देंगे। तो ये बराबर बराबर गैप पर कहाँ से निकालना है, ये गैप आपको यहाँ से पता चलेगा कि इतना हिस्सा यानी कि 4.52 की एक लाइन आपने किसी और कागज पर ड्रॉ की, उसको ठीक 3 बराबर भागों में बांटा, एक हिस्से के बराबर आपने प्रकार खोली और 6 निशान आपने जो है वो इस तरफ लगा दिए और 6 निशान आपने इस तरफ को लगा दिए। अब इसी प्रकार से आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को माप लेंगे फुटे से या स्केल से, इससे इस दूरी को, इसके भी 3 बराबर भाग कर देंगे और फिर उसके भी पेंसिल से या प्रकार से एक हिस्से को वहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर भी 6 निशान आपके इस तरफ और 6 निशान इस तरफ लगा लेंगे। नीचे की तरफ लगा दिए पहले हमने, ये देखिए, और ऐसे ही हम ऊपर की तरफ ये 6 निशान लगा देंगे। इन निशानों का जो गैप है वो आपको इतनी लाइन ड्रॉ करते हुए उसके 3 हिस्से करने से प्राप्त, या एक काले कागज पर करें क्योंकि इस पर करेंगे तो आपकी प्रक्षेप काफ़ी हद तक काली हो जाएगी या खराब हो जाएगी, निशान पड़ जाएंगे। तो बेटर है कि आप इसको एक अलग कागज के ऊपर इतने लंबाई को ले लें और वहां पर उसके 3 हिस्से करके प्रकार से एक हिस्से को आप उठा करके यहाँ पर ले लें। अब इसके अंदर ये 30 डिग्री का आ गई, अब 60 के देख लेते हैं। यही 60 में होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इतना गैप लेंगे आप फुटे से स्केल से और उसको एक अन्य कागज के ऊपर उतार करके इसके भी 3 हिस्से कर देंगे, और वो 3 हिस्से करने के बाद आप उसका एक हिस्से को प्रकार से उठाएंगे और उसके भी 3-3 निशान, 1 2 3, और बाहर की तरफ भी 3 निशान ऐसे लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे इस प्रकार से। और यही हम नॉर्थ में भी करते हैं। तो आप देखेंगे ये गैप जो है आपका कम होता जा रहा है। यहाँ गैप सबसे ज़्यादा था, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, और यहाँ पर आकर ये बिंदु बन गया। तो अब हमें क्या करना होगा कि इन लाइनों को ऐसे करके आपस में मिलाना होता है फ्री हैंड से, जैसे आपने सिनोसॉइडल प्रोजेक्शन में देखा था ऐसे करके। ये निशान मैंने अंदाजे से लगाए हुए हैं अभी क्योंकि मैं पावर पॉइंट पे काम कर रहा हूँ। एक्चुअल में जब आप लगाएंगे तो आपको ये निशान प्रकार से लगाने के बाद बिल्कुल एक दूसरे से बराबर गैप पर मिलेंगे, और फ्री हैंड से मिलाने में आप अगर आपके निशान ठीक है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके इस प्रकार से ये बन जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम जो है, ये देखिए, ये हमने वही वाला हिस्सा जो है पहले हाथ से बना करके रख लिया था, निशान लगे हुए हैं केवल जो मैंने अभी आपको दिखाए थे उसके, और अब हम उसको फ्री हैंड से पेंसिल से हल्के हाथ से बिल्कुल मिला रहे हैं उन बिंदुओं को। अगर आपके ये बिंदु ठीक जगह पे लगे हुए हैं, गैप के बराबर हैं, तो ये मिलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और शेप बिल्कुल ठीक आ जाएगी। अगर इनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो फिर शेप बनाने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि इसको डार्क पेंसिल को अभी इस्तेमाल मत करें, क्योंकि शुरू में आप केवल अंदाज़ा लगा रहे हैं एक बार कि ये बिंदु ठीक है या नहीं। अगर ये लाइनें ठीक मिल जाएंगी तो हम इसको फाइनल कर देते हैं पेन से। और अगर डार्क पेंसिल आप यूज़ करेंगे तो कई बार क्या होता है कि कुछ गलती हो गई तो फिर मिटाते वक्त वो काफ़ी डार्क हो जाता है हिस्सा, तो वो प्रक्षेप देखने में अच्छी नहीं लगती। तो ये आपने देखिए 90 डिग्री का बाहर सर्कल आ गया था, उसके बाद अंदर वाली जो है आपने रेखाएं
इसके अंदर ड्रॉ कर ली 30, 60 और 90 की दोनों तरफ। अब हम 120 डिग्री की लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए जो थोड़ी सी बाहर की तरफ जाने पे आप पाएंगे कि जो कर्व है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि जितनी गोलाई यहाँ पर थी उससे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर, और ज़्यादा यहाँ पर, और ये और ज़्यादा अभी बढ़ती जा रही है, और 180 तक जाते जाते ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ध्रुव पे मिलाते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि ध्रुव पे जाने के बाद ये लाइनें बिल्कुल आपस में छूती रहती हैं कुछ दूर तक, तब बाद में जाकर के ये अलग होती हैं। अगर आप इनको यहाँ बहुत ज़्यादा अलग अलग दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ से उभर जाएगा हिस्सा, फिर वो प्रक्षेप जो है देखने में अच्छी नहीं लगती। और ये बहुत ही केयरफुली करने वाला एक काम है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना आराम से पेंसिल से आप इसे ड्रॉ करेंगे उतना ही साफ आपकी ये ड्राइंग तैयार हो जाएगी। अब हम 180 डिग्री की ओर निशान लगा लेते हैं, तो एक साइड आपकी फिर जो है पूरी हो जाएगी इसमें। अब देखिए वक्रता कितनी बढ़ गई है बाहर की तरफ जाने पर 180 डिग्री पर। ये आपकी एक साइड तैयार हो गई। अब हम दूसरी तरफ भी 120 की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अभी। ध्रुव पर मिलाते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा इसमें। अब 150 डिग्री की लाइन लगा रहे हैं हम लोग। और अब एक आखिरी हमारी रह गई है 180 डिग्री की। ये पूरी होने के बाद आपकी प्रक्षेप की जो रचना है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो डिटेल है वो लिख सकते हैं। इसे आप चाहते तो 15-15 डिग्री के अंतराल पे भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा 30-30 डिग्री के अंतराल पे इसको लिया है। ये हमारा नॉर्थ हो गया 90 डिग्री उत्तर, और ये हमारा साउथ हो गया 90 डिग्री, और इस तरफ हमारा हो गया 180 डिग्री ईस्ट, और इस तरफ हो गया हमारा 180 डिग्री वेस्ट। अब ये देखिए, ये आपकी प्रक्षेप जो है बनने के बाद जो तैयार हुई है वो इस प्रकार की तैयार होगी। इसमें आपने यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री ये अक्षांश रेखाएं दिखा दी, और दक्षिण में भी 30, 60 और 90 डिग्री ये साउथ की हो गई। और ये हमारी जो है अक्षांश रेखाएं हैं, ये हमारी भूमध्य रेखा है, और ये हमारा केंद्रीय देशांतर है, और ये हमारी फिर है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे करके देशांतर रेखा, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट में। तो अब हम इसके गुणों के बारे में और बात कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला गुण अगर हम उसकी बात करें तो वो है कि ध्रुवों को अगर हम छोड़ दें, ध्रुव का मतलब है ये 90 डिग्री जो कि एक पॉइंट के रूप में है, और दक्षिण में भी ये एक पॉइंट के रूप में है, इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी की हमारी जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, लेटीट्यूड्स हैं, ये सारी की सारी एक सरल रेखा के रूप में होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। और दूसरी बात ये कि न केवल ये स्ट्रेट लाइन होती है बल्कि ये एक दूसरे के पैरेलल भी है, एक दूसरे के समानांतर भी होती है। ध्रुव जो है इसमें वो बिंदु के रूप में दिखा रखे हैं, ये 90 डिग्री उत्तर का और ये 90 डिग्री दक्षिण का, दोनों ही बिंदु के रूप में दिखाए गए हैं। अगर हम मापक की बात करें, स्केल की बात करें कि लेटीट्यूड्स का स्केल कैसा है, तो लेटीट्यूड का स्केल जो है हमारी अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो यहाँ पर ये सामान्य से थोड़ा छोटा होता है, और ये 30 डिग्री पर और भी लगभग छोटा ही रहता है। लगभग 45 डिग्री 44 डिग्री के आसपास जाने के बाद इसमें थोड़ी शुद्धि आ जाती है, यानी कि ठीक ये वैसा ही हो जाता है जैसा ग्लोब पर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम 45 से फिर 60 डिग्री की तरफ जाते हैं या फिर 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो फिर इसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो यानी कि जो बिल्कुल सही मापक है वो केवल 40-45 डिग्री के आसपास है, इससे ऊपर जाने पर वृद्धि हो जाती है, और इससे नीचे भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो इसका मापक सामान्य से छोटा होता है। देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो इसमें जो केंद्रीय देशांतर है ये एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है। हालांकि इसकी जो कुल लंबाई है वो सामान्य से थोड़ी छोटी है, क्योंकि सामान्य जो ऊंचाई है इसकी वो होनी चाहिए थी 10.05 सेंटीमीटर, जो हमने शुरू में सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के टाइम पे भी देखी थी।
लेकिन यहाँ पर ये आती है 9 सेंटीमीटर, तो यानी कि लगभग 1 सेंटीमीटर के करीब ये छोटी है अपने सामान्य साइज से। तो केंद्रीय देशांतर का मापक भी छोटा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन के रूप में है। बाकी जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो सारी की सारी कर्व के रूप में है, और ये कर्व की वक्रता जो है वो बाहर जाने पर बढ़ती चली जाती है, और 180 डिग्री पर तो ये वक्रता अत्यंत ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर हम इसके मापक की बात करें तो केंद्रीय देशांतर का मापक, जैसा अभी मैं बता रहा था आपको कि ये छोटा है सामान्य से, थोड़ा सा 30 डिग्री की तरफ जाएंगे यहाँ पर भी छोटा रहेगा। यहाँ लगभग 40-45 के आसपास आने के बाद ये थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन बाहर जाने पर फिर ये बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि देशांतर रेखाओं का मापक भी बहुत छोटे से एरिया में शुद्ध है। बाकी ज्यादातर जगह पे केंद्रीय देशांतर पे बात करेंगे तो यहाँ छोटा है, और बाहर की तरफ जाने पर ये काफी बड़ा होता चला जाता है। इसकी सबसे बड़ी और अच्छी विशेषता है वो ये कि यह एक सम क्षेत्रफल प्रक्षेप है, यानी कि ये एक इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है, जिसकी वजह से आप इसके ऊपर किसी भी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। तो एरिया शुद्ध होने की वजह से इस प्रक्षेप की जो गुणवत्ता है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कि ये कौन से क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, तो इस प्रक्षेप का प्रयोग आप पूरे विश्व का मानचित्र बनाने के लिए कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें 180 डिग्री ईस्ट से वेस्ट तक दिखा रखा है, और 90 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ नॉर्थ तक दिखा रखा है। तो पूरा विश्व आप एक साथ एक नक्शे को तौर पर इस पर दिखा सकते हैं। एटलस में काफी सारे मानचित्र आपको इसी प्रक्षेप के ऊपर बने हुए मिल जाएंगे, लेकिन बस ध्यान ये रखना पड़ता है कि ऐसे देश जो जिनका विस्तार आप किनारों की तरफ दिखाएंगे, जैसे कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री ईस्ट या 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री वेस्ट, वहां पर जो अगर आप देशों को दिखाते हैं तो वो थोड़ी सी उनमें आकार में हमें विकृति दिखाई देगी, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए ये काफी उपयुक्त मानी जाती है। ऐसा इसलिए कि जब हमने अभी अक्षांश रेखाओं के मापक की बात की थी तो हमने की थी कि भूमध्य रेखा पर वो छोटा है, ध्रुव पर जाते जाते वो बड़ा हो जाता है, लेकिन वो 40-45 डिग्री के आसपास बिल्कुल शुद्ध होता है। तो हमारा जो शीतोष्ण कटिबंध है वो लगभग 30 और 50 डिग्री के बीच में हम मान के चलते हैं। तो उस दौरान उसके दौरान जो है वहाँ पर मोर और लेस अक्षांश रेखाएं काफी हद तक ठीक होती हैं। तो इसलिए उस क्षेत्रों को दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली कुछ फसलें जैसे कि गेहूं है या चुकंदर है, उसका वितरण भी आप दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या उस क्षेत्र की जनसंख्या का वितरण दिखाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वितरण का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है। तो कोई भी इक्वल एरिया प्रोजेक्शन जो होती है उसका चूंकि एरिया शुद्ध होता है, तो इसलिए उसके ऊपर कोई चीज का भी आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर दर्शाया जाता है। अब अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो वही लिमिटेशन जो आपकी सिनोसॉइडल प्रोजेक्शन में थी वो इसमें भी रहती हैं, कि सबसे पहली और सबसे मुख्य समस्या है इसकी कि ये अन्य प्रक्षेपों की तुलना में इसकी रचना करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। आपने अभी बनाते वक्त भी देखा होगा, और आप खुद भी जब बनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको बहुत प्रिसाइजली इसको बनाना पड़ता है। और आपकी ड्राइंग अगर अच्छी है तो हो सकता है आपको ज़्यादा मुश्किल ना लगे, वरना इसमें समय भी लगता है, और थोड़ी सी जो आपके हाथ की जो सफाई होनी चाहिए एक ड्रॉ करते वक्त लाइंस को, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है कि यह प्रक्षेप केंद्रीय देशांतर से दूर जाने पर 90 डिग्री से खासतौर पे 180 डिग्री की तरफ अगर हम जाते हैं, चाहे वो पूर्व में जाएं चाहे पश्चिम में जाएं, तो उसमें जो केंद्रीय देशांतर रेखाएं हैं वो काफ़ी बड़ी साइज की हो जाती हैं, और उनका मापक काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें कर्वेचर आने की वजह से कर्व बन जाती है, जो उससे आपको कुछ देशों को जो किनारे की तरफ हैं उनको दिखाने में काफ़ी मुश्किल रहती है। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe.